सब्र रखो अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आज है 1 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़, हम लोग विस्तार से एक एक न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप में से जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग एक एक बार शेयर कर दें दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आ जाए। इसके अलावा कल की क्लास में आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्लास को देख लें। शुरू करेंगे आज की क्लास के बारे में क्या है खास। तो आज का सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट डे से, डीआरडीओ डे यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष डीआरडीओ के, ये आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें डीआरडीओ क्या है, तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। रक्षा मंत्री कौन है, तो ये राजनाथ सिंह जी हैं। गृह मंत्री जी कौन है, तो ये अमित शाह जी हैं। हमारे देश का सबसे नया मंत्रालय कौन है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय है, जिसके वर्तमान में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी बदल गया है और ये वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जाने तो आज नए साल का दिन भी मनाया जाता है, और इसके अलावा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाते हैं, ग्लोबल फैमिली डे, याद रखिएगा। तो ये आप बताइए कि नेशनल फैमिली डे जो मनाया जाता है किस एक डेट को मनाया जाता है, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो ये थी आज की पहली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ेंगे अब कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आंध्र प्रदेश सरकार से। आंध्र प्रदेश सरकार से क्या न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख की बात करें तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों का जब नाम लिया जाता है तो उनमें से एक हैं। उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। तो कुछ और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने प्रमुख बिंदुओं के अंदर, तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जाति व्यवस्था और पुरुषवाद के खिलाफ पहल करी थी। फातिमा शेख को फूले दंपति को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूना के पूर्व के घर में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने की अनुमति देने का श्रेय प्राप्त है। फातिमा शेख फूले दंपति द्वारा चलाए जा रहे सभी 5 स्कूलों में पढ़ाती भी थी, और उन्होंने अपने दम पर 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी करी थी। फातिमा शेख ने सिंथिया फर्रार द्वारा संचालित एक संस्थान में सावित्रीबाई फूले के साथ शिक्षक प्रशिक्षण भी लिया था। हालांकि उन्हें वह मान्यता नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी, और देश के गुमनाम नायकों में से एक थी। अगर कुछ और पॉइंट जाने फातिमा शेख के बारे में, तो आइए इन पर भी थोड़ा सा हम नज़र लगा लेते हैं। फातिमा शेख को पहली मुस्लिम महिला शिक्षक माना जाता है। उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले के साथ काम किया। फातिमा शेख ने 1948 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर एक पुस्तकालय भी बनाया था, जो कि भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूलों में से एक था। स्वदेशी पुस्तकालय फातिमा और उस्मान के घर में खोला गया था। फातिमा शेख की बात करें तो इनका जन्म 1831 में पुणे में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की पहली। अब अगर बात करें किस राज्य से यहाँ पर न्यूज़ आई है, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे 2 जून 2014 को, जब तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में बना था। तो ये भी याद रखिएगा आप। इसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें
तो ऐसे ही आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड 2000 ईस्वी में। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में सबसे नया कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बने थे 2019 में। तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा, आपको ये भी बताइए जम्मू कश्मीर की कौन सी दो धाराएं थी जिनको खत्म किया गया था? एक तो धारा 35 ए थी और एक दूसरी धारा कौन सी थी, ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। हम बढ़ेंगे आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है खास, तो अगली न्यूज़ है लक्ष्मी सिंह बनी है यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है। वो नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वे पहली महिला अधिकारी भी बनी है। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, बात करें उत्तर प्रदेश की तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है यहाँ पर और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जाना जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जी थी सुचित्रा कृपलानी, और पहली महिला राज्यपाल के लिए भी उत्तर प्रदेश जाना जाता है जो कि सरोजनी नायडू थी। अगर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सरोजनी नायडू ही पहली महिला थी जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1925 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो क्या आपको पता है ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी? तो ये था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अच्छा, आप ये सारी बातें अगर जानते हैं तो क्या आप जानते हैं जब कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था उस समय कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष? कमेंट कॉलम में आंसर करिए और कौन सा अधिवेशन था ये भी बताइए। इसके अलावा 1916 का अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें अंबिकाचरण मजबूदार ने अध्यक्षता करी थी, जहां पर कांग्रेस फिर से एक हो गई थी। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें हम कुछ और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट 2022 के अंदर हुई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यूपीएससी क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। किस एक आर्टिकल में यूपीएससी आता है आप कमेंट कॉलम में बताइए। फिर सेबी ने सुंदरम रमन राममूर्ति को बीएसई के नए एमडी और सीईओ के रूप में घोषित किया था। सेबी के बारे में आप जानते ही हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत में शेयर मार्केट की नियामक है। 1992 एक्ट के तहत 1988 में स्थापना हुई थी और अजय त्यागी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए चुना गया था। कुछ और पॉइंट की बात करें तो भारत सरकार ने दीपा मलिक को निक्षय मित्रा के एक राजदूत के रूप में नामित किया था। इसके अलावा प्रोफेसर टीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई का नया अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा आईआरएसईई विनीत कुमार को केवीआईसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। सारे पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास, तो अगली न्यूज़ है बांग्लादेश से, यानी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश की यहाँ पर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो जान लेते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि हमारे भारत ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया हुआ है जिस देश का, आपको याद होगा 1971-72 का युद्ध, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में युद्ध हुआ था और भारत ने एक स्वतंत्र कराया था देश को, बांग्लादेश को। तो याद रखिएगा पहले तो यही पॉइंट। अब न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश में शुरू हुई है पहली मेट्रो सेवा। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। कहां से कहां तक चलेगी, तो दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई है। मेट्रो रेल 2030 तक पूरा होने वाली मास रैपिड ट्रांजिट की बांग्लादेश परियोजना का हिस्सा है। अगर बात करें तो बांग्लादेश में यह मेट्रो सेवा जापान ने फंड की है, यानी जापान ने इसमें फंड दिया हुआ है। इसके साथ ही नव नियुक्त जापानी राजदूत किमिनोरी इवामा और इचिगुची तोमोहाइड मौजूद थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। बांग्लादेश में शुरू की गई है पहली मेट्रो सेवा। बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा भी बनाता है, आपको पता होना चाहिए कितने किलोमीटर की बनाता है, तो 4096 किलोमीटर की बनाता है। अब यहाँ पर सीमाओं की बात हुई है तो क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान आता है।
अच्छा, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा बांग्लादेश की कौन है प्रधानमंत्री? तो ये शेख हसीना है। तो राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश की? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आप जरूर आंसर किया करें, ठीक है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ अगर पॉइंट जाने, बांग्लादेश में जो मेट्रो परियोजना शुरू की गई है तो कुछ पॉइंट भी जान लीजिए। बांग्लादेश अपनी पहली मेट्रो रेल के उद्घाटन के साथ अपनी विकास यात्रा में एक और मील के पत्थर के पहुंच गया है। मेट्रो रेल लगभग 12 किलोमीटर तक लंबा मेट्रो मार्ग है और ये मेट्रो रेल डिबारी को बांग्लादेश के ढाका में अगरगांव स्टेशन से जोड़ेगी। 6 कोच वाली 10 जोड़ी ट्रेनें इस रूट पर शुरू में 4 घंटे चलेंगी और रोजाना करीब 5 लाख यात्रियों को ले जाएंगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो सारे पॉइंट क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास? अगली न्यूज़ है भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट्स में 7 साल बाद दिखा है इतना सुधार। तो भारत के केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की बैंकों की सेहत को लेकर भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसमें सबसे मजेदार बात यह बताई है कि देश के बैंकों की सेहत सुधरने को लेकर आरबीआई ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो बहुत ही उत्साहजनक है। आरबीआई ने बैंकों को सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। आरबीआई ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में यह भी बताया है कि देश के बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार दिखने लगे हैं और इसके लिए इस आधार को ध्यान में रखना होगा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों की बैलेंस शीट की ग्रोथ 2 अंकों में आ गई है और ऐसा 7 साल बाद हुआ है। तो यानी बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार हो रहा है, ऐसा बताया गया आरबीआई द्वारा। कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। क्या आंकड़े? कि सितंबर 2022 में बैंकों का जीएनपीए कुल परिसंपत्तियों के 5% पर आ गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा करने के बाद यह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में बैंकों का जीएनपीए 5.8% रहा था। अगर आपको जीएनपीए ना पता हो तो मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ, ये बैंकिंग का एक टॉपिक है, तो जा करके उस क्लास में आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से आरबीआई से ही है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक बैंक धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, इसमें यह बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं यानी पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, इन्होंने 2018-19 में सबसे अधिक धोखेधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें 55.4% मामले दर्ज किए गए और 90% पैसा शामिल था। यह मुख्य रूप से एक अपर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया, कर्मियों की कमी और परिचालन जोखिमों को दूर करने के लिए अपर्याप्त प्रणालियों के कारण हुआ है। अगर जाने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकें हैं, तो आपको पता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 12 बैंकें हैं। कौन कौन सी हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी पीएसबी कौन है? तो ये सबसे बड़ी पीएसबी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या आप जानते हैं डीसी बोथ क्या होता है? डीसी मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि कुछ ऐसी बैंकें होती हैं जिनकी टैगलाइन होती है टू बिग टू फेल, यानी ऐसी बैंकें जिनको फेल कर पाना असंभव है। डीसिप की कैटेगरी में कौन कौन सी? कुल 3 बैंकें भारत की आती हैं। कौन कौन? एक तो एसबीआई है, दूसरी एचडीएफसी बैंक है, तीसरी कौन सी है? अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू करी है। तो तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिए नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए आदेश जारी किए हैं। इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना भी बताया जा रहा है। सरकार ने इसमें बताया है कि 25.14 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना 2022 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी और उपकरणों की मदद से तहर की संख्या का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी न्यूज़ को ज़्यादा डीप में पढ़ें तो कुछ पॉइंट और भी जान लेते हैं। तहर विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती है और यह वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। यह जंतु पश्चिमी घाट में स्थानिक है। इस स्थान को इसकी जैव विविधता के लिए अपार वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता भी दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस न्यूज़ को। अब चूंकि
बात हुई है यहाँ पर तमिलनाडु से, तो क्या आप जानते हैं मदुरै मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो क्या ये केरल में है? अच्छा, किस भगवान की पूजा होती है इस मंदिर में? कमेंट कॉलम में जरा बताइए। इसके अलावा आपको पता है क्या भारत के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये किस राज्य में है? मैं आपको बता दूं, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है हिडिंबा टेम्पल कहाँ पड़ता है? क्योंकि अभी अभी एक परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया हिडिंबा टेम्पल कहाँ का है। अगर आपको पता है तो बताइए आप कमेंट कॉलम में। इसके अलावा ये आप बताइए कि अमरनाथ की गुफा किस एक टेम्पल में है? ये तो ज़्यादा ही कॉमन क्वेश्चन हो गया, फिर भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए भारत का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे दूध घाट की नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसे दूध घाट की नगरी कहा जाता है? बहुत ही फेमस शहर है और वहां पर बहुत सारे मंदिर भी है। इसके अलावा ये भी बताइए ओरछा टेम्पल किस एक राज्य में पड़ता है? कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज की तरफ। आज की अगली न्यूज है, आखिरी न्यूज है आज की। स्थानीय परिषद की मंजूरी के बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा और उन लाखों भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। तो याद रखिएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा। न्यूज है इंपॉर्टेंट। अब ये एक यूरोपियन कंट्री है, तो क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में वर्तमान समय में कौन है प्रधानमंत्री? क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा आपको क्या पता है मॉरिशस में इस समय कौन है प्रधानमंत्री? क्योंकि ये भी भारतीय मूल के ही हैं। अब भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात चली है तो अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी भारतीय मूल की हैं। अब उनका क्या नाम है? आप उनका नाम तो जानते ही हैं, कमला हैरिस उनका नाम है। तो अब मेरा क्वेश्चन यह है कि जो कमला हैरिस हैं किस एक नंबर की वाइस प्रेसिडेंट हैं? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा आपको पता है हमारे देश में नई राष्ट्रपति जी बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये किस एक नंबर की राष्ट्रपति बनी है? ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने आपसे पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें। और आप जो भी लोग देते हैं मैं उन सभी के एक एक आंसर को देखता हूँ। तो सारे लोग ऐसे ही क्लास को देखते रहिए और जितने भी लोग लाइव आए हैं एक एक बार लाइक बटन पर सारे लोग प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो 3 काम आपको जरूर करने हैं। पहला काम लाइक बटन पर प्रेस करना है, दूसरा काम दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना है और तीसरा काम जितने भी लोग नए आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहला लिंक है सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, जहां पर मैंने इसी चैनल पर रोज शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास करी हुई है, जा करके उस क्लास को देख सकते हो। इसके अलावा हमारे फाउंडर सर के द्वारा शून्य से शिखर तक सीरीज चलाई जाती है जो कि अल्टरनेट डेज में शाम को 8 बजे चलाई जाती है। वो डिटेल जीएस की क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आपके जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं एसएससी के, पीसीएस के, यूपीएससी के, वो सारे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर उन क्लासेस को देख लें। तो आप जाकर के उन क्लासेस को देखिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कल की मैराथन क्लास का, जो पिछले साल यानी 31 दिसंबर को हम लोगों ने करी थी। तो जा करके उस क्लास को भी देखिए और अगर आपको चैनल पर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगल में हो। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।